नमस्कार। कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। और कुछ नई चीजें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं, जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनको फिर से नई साल की शुभकामनाएं। सबसे पहले हम कुछ इस तरह के क्वेश्चनों पर आज चर्चा करेंगे। आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं कि भारत के पहले सी ग्लास ब्रिज का अनावरण कहाँ किया गया है, और किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल जो है ये कप जीता है। इतने बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चन है, उस पर हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मीर कैट रेडियो दूरबीन जो खबरों में थी, ये किस देश में स्थित है? समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रेडियो दूरबीन है जिसका नाम है मीर कैट, और वो पूछ रहा है कि ये रेडियो जो है ये किस देश में स्थित है। तो ये कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में। एक्चुअल में दक्षिण अफ्रीका अपने जो हाथ पैर है काफी बड़ी मात्रा में पसार रहा है, और ये कह रहा है कि अब जो है लगातार भारत, जापान, चीन इनकी तरह भी जो है इसको भी स्पेस में और बड़े कदम रखने हैं, उसके लिए जो है बार बार प्रयास कर रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका के मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप की बात करें तो शोधकर्ताओं ने मीरकैट पल्सर टाइमिंग, ध्यान रखना, मीरकैट पल्सर टाइमिंग एरे के माध्यम से तेज गुरुत्वाकर्षण तरंग की पृष्ठभूमि का पता लगाया है। बड़ी काम की चीज है, लग तो ऐसा ही रहा होगा। तो इन्होंने क्या किया है? तेज गुरुत्वाकर्षण की तरंग भूमि का पता लगाया है। दक्षिणी गोलार्ध में गुरुत्वाकर्षण तरंग पृष्ठभूमि के हॉट स्पॉट को अभूतपूर्व विस्तार से मैप किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, दक्षिणी गोलार्ध में गुरुत्वाकर्षण की तरंग पृष्ठभूमि के हॉट स्पॉट को जो है महसूस किया गया था। और इसमें ध्यान रखना कि दक्षिण अफ्रीका में एक, मैंने आपको पढ़ाई भी दी थोड़े दिन पहले, एक टेलीस्कोप, बहुत काफी बड़ी टेलीस्कोप है, एरे टेलीस्कोप एरे है, जो मूल रूप से कारू एरे टेलीस्कोप जो है इसको कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कारू एरे टेलीस्कोप कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। अब मैंने आपको बता दिया मीर कैट क्या है। तो एक टेलीस्कोप है अफ्रीका की, काफी चर्चा में चल रही है। उसको आप धीरे धीरे अगर दो तीन बार चीजों को देखोगे, समझोगे, पहले इसको पैराग्राफ को समझना। इस जो है मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आपकी जो टेलीस्कोप है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने गुरुत्वाकर्षण की जो तरंगे हैं उनकी समझ को अलग लेवल पर पहुंचा दिया है, तो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। बाकी अगले इसमें और बता देते हैं कि इसकी अगर बात करें, शुरुआत 20 रिसेप्टर्स के साथ जो है की गई थी। अब इसे 64 रिसेप्टर तक जो है विस्तारित कर दिया गया है, और इसका नाम बदलकर मीर कैट कर दिया गया है। और इसका अर्थ होता है के का अधिक, केटी का अधिक। ठीक है, वैश्विक स्क्वायर किलोमीटर एरे एसके परियोजना में दक्षिण अफ्रीका के योगदान का हिस्सा है, जो दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप की पहल है। और इसका संचालन जो है वो जो है लंदन से किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी, हाल ही में किस राज्य के द्वारा संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? मैं ये कह रहा हूं, जब आप पेपर देने जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा। संतोष ट्रॉफी जो है वो पश्चिम बंगाल के द्वारा जीती गई है। संतोष ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई है? संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल के द्वारा जीती गई है, ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल में 78वें संस्करण के फाइनल में केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो है जीती गई है। फाइनल मैच 31 तारीख में हुआ था, और 2024 को हैदराबाद के तेलंगाना के जीएमसी बाल योगी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ध्यान रखना, जीएमसी बाल योगी, जीएमसी बाल योगी, जीएमसी बाल योगी स्टेडियम में इसको आयोजित किया गया था। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार तुमसे डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि संतोष ट्रॉफी को किस राज्य ने जीता है। तो आंसर आ गया आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, संतोष ट्रॉफी की अगर बात करेंगे तो भारत में पुरुषों के लिए एक प्रमुख राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और 78वें संस्करण का अंतिम दौर 14 से 31 दिसंबर तक चला है। हैदराबाद के तेलंगाना में फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगले प्रश्न पर आते हैं। ये आपको कुछ महान व्यक्ति दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ही ज्यादा इन्होंने जो है अगर बात करें तो टेक्सोनॉमी के क्षेत्र में बहुत बड़ा ये नाम है। तो के एस मणिलाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, मैं आपको 2025 का पहला निधन पढ़ा रहा हूं।
तो के एस मणिलाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो आंसर इसका क्या है? वर्गीकरण या टेक्सोनॉमी। ठीक है, इसको वर्गीकरण भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? वर्गीकरण कहा जाता है या टेक्सोनॉमी कहा जा सकता है। टेक्सोनॉमिस्ट हैं, पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था और केरल के त्रिशूर में इनका निवास स्थान था। ये ध्यान रखना, कई बार ये पूछ लेता है ये महान जो व्यक्ति है, इनकी मृत्यु हुई है, ये कौन से राज्य से संबंधित थे? तो केरल से थे और जो है स्थान का नाम था इनके जन्म स्थान का त्रिशूर। केरल, कर्नाटक और गोवा के वनस्पतियों पर इन्होंने 17वीं सदी के लैटिन वनस्पति ग्रंथ हॉर्टस मालबारिकस का अनुवाद किया था। इसके लिए सबसे ज्यादा ये फेमस थे। व्याख्या करने के लिए इनको जाना जाता था। और मणिलाल ने एक कालीकट विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, मणिलाल ने कालीकट विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया था और 12 खंड के काम को शिक्षाविदों ने इनके सुलभ बनाने में 35 साल बिताए हैं। मतलब इन्होंने रिसर्च के क्षेत्र में अपने जीवन के 35 साल जो है बिताए हैं। साथ ही में ये ध्यान रखना कि इन्होंने जो है मालबारिकस, एक जो है किताब है जो केरल, कर्नाटक और गोवा की वनस्पतियों पर 17वीं सदी में लिखी गई थी, उस किताब का इन्होंने अनुवाद किया था, उसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना। अगला इसमें ध्यान रखना, इन्होंने 198 शोध पत्र, कितने? 198 शोध पत्र, 15 पुस्तकें, औषधीय पौधे और वर्गीकरण पर बड़ा काम किया है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे तो 1980 के दशक में केरल के साइलेंट वैली वर्षा वन के संरक्षण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ध्यान रखना, कई बार ये पूछा जाता है कि भारत में साइलेंट वैली कहां पर है? तो साइलेंट वैली केरल में है। कहां पर है? साइलेंट वैली केरल में है। और इसी में एक चीज और ध्यान रखेंगे, 1980 के दशक में आपको ध्यान रखना है कि भारत वाला जो हिस्सा है ना ये, तो इस वाले हिस्से को कहेंगे आप क्या? पूर्वी घाट, इसको कहेंगे पश्चिमी घाट। तो ये जो पश्चिमी घाट है, तो आपसे कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि साइलेंट वैली कहां पर है? तो आप ये कह सकते हैं पश्चिमी घाट में है। साइलेंट वैली कहां पर है? साइलेंट वैली पश्चिमी घाट में है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इसके अलावा आपको पता ही है पश्चिमी घाट की अगर बात करेंगे तो पश्चिमी घाट आपका गुजरात से शुरू होकर गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु, ये कुल मिलाकर 6 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक, कई बार पूछा भी जाता है। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं कौन बताएगा। कि पश्चिमी घाट के लिए एक समिति बनी थी, एक समिति बनी थी, तो उस समिति के जो अध्यक्ष थे माधव गौडगिल, ठीक है, उनको समिति के अध्यक्ष माधव गौडगिल, समिति का नाम माधव गौडगिल समिति था, तो इनको इस बार कौन सा पुरस्कार मिला है? मैं ही बता देता हूं, माधव गौडगिल को चैंपियंस ऑफ अर्थ, ध्यान रखना, माधव गौडगिल को चैंपियंस ऑफ अर्थ का, ठीक है, चैंपियंस ऑफ अर्थ का जो है क्या मिला है? अवार्ड मिला है। ऑफ अर्थ, चैंपियंस ऑफ अर्थ का पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये एक विज्ञान के क्षेत्र का बड़ा पुरस्कार है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। खेल रत्न अवार्ड, ये प्रश्न भैया आ गया, समझ लो, आएगा नहीं, आ गया है ये। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो खेल रत्न अवार्ड 2025 से आपको दिखाई दे रहे होंगे ये 4 आदमी, इन चारों को ध्यान रखना, कितने खिलाड़ियों को? 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। ठीक है, खेल रत्न अवार्ड 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। बात करते हैं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। हर बार हमारे देश का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इन पुरस्कारों को देता है। ठीक है, इसके अलावा 2025 के लिए खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। 17 जनवरी 2025 को ये पुरस्कार बांटे जाएंगे और ये जो है डी गुकेश को दिया गया है। ये शतरंज खेलते हैं, आपको पता होगा कि इसमें मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है सबसे युवा जो है क्या बने हैं? विश्व विजेता बने हैं, विश्व विजेता बने हैं। क्लियर। इसके अलावा हरमनप्रीत सिंह की अगर बात करेंगे तो भारतीय हॉकी टीम के ये कप्तान हैं और अभी जो आपने देखा होगा कि अभी एशिया कप हुआ था तो उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए थे। इसके अलावा हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारत ने ओलंपिक में भी जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा अब की बार जो इंडिया हॉकी लीग हो रही है उसमें भी सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं, महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार की बात करेंगे तो ये पैरा एथलेटिक्स हैं
मनु भाकर आपको पता होगा, मनु भाकर ने 2 ओलंपिक, ठीक है, कितने 2 ओलंपिक मेडल को जीता है। 2 ओलंपिक मेडल इन्होंने 10 मीटर जो है शूटिंग में, इसमें शूटिंग में इन्होंने जो है 2 मेडल जीते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किस आदमी ने किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये किताब है युगों के माध्यम से, ठीक है। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो आपको दिख ही रहा होगा, इसमें है आपके अमित शाह। तो कौन है अमित शाह? अमित शाह के बारे में आप जानते हैं कि इस समय हमारे सहकारिता और गृह मंत्री हैं, ठीक है। कौन से हैं? सहकारिता और गृह मंत्री हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, सहकारिता गृह मंत्री के साथ साथ आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि अमित शाह ने हाल ही में जो हिंदी समिति की जो बैठक हुई थी, ठीक है, किसकी? हिंदी समिति की जो बैठक हुई थी, हिंदी समिति की जो बैठक हुई थी, इसमें एक बात का ध्यान रखना, हिंदी समिति की जो बैठक हुई थी, इस समिति की अभी हाल ही में अध्यक्षता की थी और इस अध्यक्षता में इन्होंने कुछ फेरबदल किए थे, जिसमें 5 जो है नई शास्त्रीय भाषाएं जोड़ी थी। क्लियर? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में युगों के माध्यम से जो किताब है, इसका आधिकारिक तौर पर 2 जनवरी को जो है विमोचन किया गया है। इसमें साथ में इनके शिक्षा मंत्री जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है, नई दिल्ली में इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। प्रकाशन की बात करें, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के ऐतिहासिक आख्यान में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक संबंध और युगों से चली आ रही निरंतरता के बारे में इसमें जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा कश्मीर के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक राइटर है जिसका नाम है कल्हण, ध्यान रखना, एक राइटर है जिसका नाम क्या है? कल्हण। कल्हण के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था राज तरंगिणी, ठीक है, ध्यान रखना कौन सी किताब थी? राज तरंगिणी एक किताब लिखी थी जो लिखी गई थी और उससे जो है पूरी तरीके से, अब ध्यान रखें, कल्हण के द्वारा जो पूरी तरीके से कश्मीर की राजनीति, कश्मीर के राजाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है। अगला एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया? ग्लास सी ब्रिज, देखो ग्लास ब्रिज मैंने आपको पढ़ाया था, तो उत्तर प्रदेश में एक छोटा ग्लास जो ब्रिज है वो उत्तर प्रदेश में जो है बना था। उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में नवंबर में मैंने आपको पढ़ाया था, उसको जब देखना। अब की बार की बात जो है वो सी ब्रिज है। सी ब्रिज की अगर बात करें तो सी ब्रिज, सॉरी ये आगे हो गया, सी ब्रिज जो है वो आपका तमिलनाडु में है। कहां पर है सी ब्रिज? ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां से यहां तक जो है ये सी ब्रिज है। सी का मतलब यहां आपका नीचे जो है वो क्या है? समुद्र है। अभी तक भारत में समुद्र सेतु थे, सड़क सेतु थे, रेल सेतु थे, पर सी का जो स्काई ब्रिज था, जो आपका हम कह सकते हैं कि एक जो है ग्लास ब्रिज था, वो बिल्कुल भी नहीं था। अब पहली बार ग्लास सी ब्रिज का अनावरण हुआ है। इसके बाद अगर ध्यान रखना तो इसके मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये ब्रिज विवेकानंद रॉक मेमोरियल और कन्याकुमारी में 133 फीट, ध्यान रखना, विवेकानंद रॉक मेमोरियल और कन्याकुमारी में 133 फुट की तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ती है और इस क्षेत्र के पर्यटन बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ठीक है, क्या है? पर्यटन बुनियादी ढांचे में जो है एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल, आने लायक, ठीक है, ये पेपर में आने लायक है, आने लायक सवाल है भाई कि 2024 में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? 2024 में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आपको ध्यान आ गया होगा, इयान नेपोमनियाची या मैग्नस कार्लसन। तो इन दोनों ने मिलकर, ध्यान रखना, इन दोनों ने मिलकर, मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाची दोनों ने क्या जीता है? ये पुरस्कार जीता है। दरअसल ये मामला ड्रॉ हुआ। शतरंज चैंपियनशिप में 2-2 के स्कोर और 3 सडन डेथ ड्रॉ के बाद बराबरी कर ली गई। चीन की जो जू वेनजून ने लेई टिंगजी को हराकर महिला वर्ग का खिताब जीता। ये वाली बात भी आप जरा ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये वाला जो पॉइंट, अरे इसमें क्या हुआ है, ठीक, इसमें आपको जो चीन की
जो जू वेनजू है, चीन की जू वेनजू ने लेई टिंगजी को हराया है। किसको? लेई टिंगजी को हराया, और ये क्या जीता है? अवार्ड जीता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत की आर वैशाली सेमीफाइनल में पहुंची, लेकिन जू वेनजू ने उनको 0.5 -2.5 से क्या कर दिया? हरा दिया, और उस वजह से जो है वो बाहर हो गई। आपको पता ही है कि अगर आपसे पूछा जाए कि शतरंज का जो आविष्कार है, अगर आपसे पूछा जाए तो शतरंज का जो आविष्कार है, वो शतरंज का आविष्कार कहाँ हुआ? शतरंज का आविष्कार हुआ भारत में, ठीक। इसके अलावा और बात ध्यान रखनी है, तो शतरंज दिवस आपकी जो है कब मनाई जाती है? 20 जुलाई। शतरंज में कई बार पूछा जाता है, तो शतरंज में ग्रिड होते हैं 64, इसमें राजा के कोई अंक नहीं होते हैं। इसके अलावा प्यादे का 1 अंक होता है, रानी के 9 अंक होते हैं, घोड़े के 2 अंक होते हैं, हाथी के 3 अंक होते हैं। इस तरीके से आपको अंक भी ध्यान रखने होते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है? रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ध्यान रखना, 2025 को सुधारों के वर्ष के रूप में घोषित किया है। क्लियर है? सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इसमें जो सेना में कुछ कमियां चल रही हैं, उनके सुधार के बारे में जो है ज्यादा प्रेशर जो है अपने अधिकारियों पर दिया जाएगा। इसमें रक्षा विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, खरीद प्रक्रिया और ड्रोन, साइबर युद्ध जैसी प्रौद्योगिकी जो है उनको आगे बढ़ाना इसमें शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि इन सुधारों से बहुत डोमेन संचालन सुनिश्चित होगा और वैश्विक सैन्य क्षमता जो है हमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। उसको लेकर जो है इन्होंने ये घोषणा की है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने किस वर्ष 100% दोष सिद्धि दर हासिल की है? अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी हाल ही में जो आंकड़ा जारी हुआ है, तो 2024 का एनआईए ने आंकड़ा जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि 100% दोष सिद्धि दर हासिल कर ली है। एनआईए की बात करें तो इन्होंने 25 मामलों में 68 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 100% दोष सिद्धि दर हासिल कर ली है, ठीक। आतंकवाद, मतलब आप कह सकते हैं कि एनआईए का काम क्या होता है? तो एनआईए एक आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो गृह मंत्रालय की घोषणा के तहत काम करती है। पूरे देश में आतंक की जो गतिविधियां हो रही हैं, उन सब को कंट्रोल करने का काम ये करती है। एनआईए की स्थापना आपको पता होगा कि जब भारत में मुंबई में आतंकी हमला हुआ था 26/11 वाला 2008 में, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। 2008 में इसकी दिसंबर में स्थापना की गई थी। संस्थापक इसके राधा विनोद राजू हैं और महानिदेशक इस समय सदानंद दांते। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर इसमें कई बार पूछ लिया जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। कहां पर हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। लास्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। नेपाल भारत आजकल चर्चा में चली रहे हैं। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास हुआ था, वो चर्चा में था। दोनों देशों ने एक दूसरे के सेना प्रमुखों को उपाधियां दी थी, वो चर्चा में था। अब जो है एक और चर्चा में है कि नेपाल में किस अभियान की शुरुआत की गई है? नेपाल में बाल विवाह मुक्त नेपाल अभियान की शुरुआत की गई है। बाल विवाह मुक्त नेपाल अभियान की शुरुआत की गई है। नेपाल ने मंत्री किशोर शाह सुदी और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में भारतीय और नेपाली संगठनों के समर्थन से बाल विवाह मुक्त नेपाल अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री यहाँ के, अगर आपसे पूछा जाए नेपाल के, तो आप बता सकते हैं कि सर प्रधानमंत्री यहाँ के केपी शर्मा ओली हैं, और उनके साथ 100 से अधिक प्रतिभागियों ने बाल विवाह समाप्त करने की शपथ ली है। इस पहल को जस्ट राइट फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है, जस्ट राइट फॉर द चिल्ड्रन और बेस नेपाल का जो है समर्थन प्राप्त है, और सारे लोग मिलकर जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल में किसी तरीके से बाल विवाह पर रोक लगा दी जाए। आपको अगर थोड़े दिन पहले कुछ बात याद हो, तो मैंने आपको बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के कुछ एरियाओं में 2030 तक बाल विवाह रोकने का क्या किया था? टारगेट रखा था, ठीक है। बाल विवाह, सती प्रथा की अगर बात करें, इन सभी के
जो अंदर जो सुधार किए हैं वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए थे। तुहाफुल मुहाविदीन उनकी एक प्रसिद्ध किताब थी। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग समाज सुधारक आए हैं देश में, जिन्होंने अपने अलग अलग जो है अनुभवों से समाज में सुधार किया है, जैसे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले से ध्यान आया, आज जो है ज्योतिबा फूले की जो पत्नी है, अगर आपसे पूछा जाए सावित्री बाई फूले, तो सावित्री बाई फूले जो है आज ही के दिन उनका जो है ध्यान रखना जन्म हुआ था। सावित्री बाई फूले, जिनको आप कह सकते हैं भारत की पहली महिला अध्यापक हुई, उन्होंने आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। पहला बालिका विश्वविद्यालय जो है सावित्री बाई फूले के द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है, आज ही के दिन एक और घटना होती है, 3 जनवरी को पेरीहेलियन दिवस का मतलब ये होता है कि सूरज पृथ्वी के सबसे निकट होता है आज के दिन। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर एक और नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। पढ़ते रहिए, जबरदस्त रहिए। कुछ अगर दिक्कत हो रही है तो मैसेज करिए, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। मिलते हैं कल फिर। धन्यवाद।